नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। और अभिनंदन है, कल क्लास एकदम से नहीं हो पाई थी, अब सब ओके है एकदम। थोड़ा सी जो जीभ है उस पर लग गई थी और भयंकर थोड़ा सा ब्लड आने लग गया था, तो छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन खैर चलिए हम आज की क्लास शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। और आपके समय का विशेष ध्यान रखते हुए बहुत से स्टूडेंट्स ने चाहा था कि सर आप जो है वो क्लास प्रीमियर करवा दो, क्योंकि लाइव में समय नष्ट होता है, बिल्कुल 2-2 घंटे खराब हो रहे थे। तो मैंने आज की क्लास जो है वो प्रीमियर लगाई है ताकि इससे डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे हम स्टार्ट करते हैं मां सरस्वती का नाम लेकर, वंदे वाणी विनायक को। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आज जो भर्तियों का पिटारा जो आपने वीडियो देखा होगा कि भर्तियों का महाकुंभ, 1 लाख भर्तियां आ रही है, उसमें से फर्स्ट ग्रेड जो 4444 आपको दिखाई दे रही है, इतनी नहीं है, इससे ज्यादा आएंगी। सेकंड ग्रेड पोस्टें भी इससे ज्यादा आएंगी। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती भी आने वाली है, आरएएस की पोस्टें आने वाली है। सबसे पहले जो भर्ती आने वाली है वो है कॉलेज लेक्चरर की। सेट की तैयारी संडे से मैं स्टार्ट करवा रहा हूं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों करवाऊंगा। सुबह फर्स्ट पेपर, शाम को सेकंड पेपर, इस हिसाब से मैं शेड्यूल सेट कर रहा हूं। आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखें। 101% हम सेट भी क्लियर करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी मेहनत पर निर्भर है, लेकिन सेट क्लियर करवाने की जिम्मेवारी मेरी, और जो बोला है वो कर रहा हूं। आप देख रहे हैं लगातार बढ़िया पेपर आपको मिल रहे हैं और ऐसे ही पेपर आपको आगे मिलते रहेंगे। चलिए तो हम मां सरस्वती का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिए। जी हां, निम्नलिखित सूची एक को 2 से मिलान कीजिए। देखिए मैं बहुत स्पीड से चलूंगा। 2 प्रश्न ऐसे थे जो मैंने पिछले पेपर में गलत बता दिए थे। जैसे कि वो निस्संकोच था, क्या था, निस्संकोच लिखा हुआ था, और मैंने उसे ढंग से पढ़ा नहीं, तो उसमें सीधी सीधी बात है, निस और सम, ये 2 उपसर्ग थे, और मैंने गलती से उसे नी और सम बता दिया आपको। तो आप भी समझदार हैं, जानते हैं ये क्या है, भूलवश की गई त्रुटि है ना, ध्यान चूक गया और गड़बड़ हो गई। तो इस टाइप के कोई क्वेश्चन हो तो आप बता देते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, अच्छी बात है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? सांसद आपके द्वार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, इसकी स्थापना शुरुआत कब हुई थी? सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, और 4-4 का जो ये मेल मैं करवा रहा हूं, इससे आप में से बहुत से अभ्यर्थी बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, और उनके समय समय पर कमेंट्स और जो कॉल्स आते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। और जैसा कि कल एक कमेंट था, हमारे पास क्रीम है, हमारे पास भीड़ नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए बताइए पहले में क्या राइट होगा, बहुत ही एग्जैक्ट बताइए, फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी। तो देखिए इसमें क्या मिलान कर लेते हैं। मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना जो है वो है कब? 24 मई 2017 को है। कब है? 24 मई 2017 को। उसके बाद में बी, जो बी है सांसद आपके द्वार, ये है 3 मई 2017 को, सांसद आपके द्वार 3 मई 2017 को। फिर सी में है 2, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन जो है 21 फरवरी 2016। उसके बाद डी में है 3, सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है 11 अक्टूबर 2014। तो आप जैसा कि ये देखते हैं, एक कमेंट मैंने पढ़ा था, मैं स्कूल में पढ़ता रहता हूं, कभी खाली समय मिलता है तो उसमें देखा सर बाकी सब कुछ पता नहीं है लेकिन आपके रटे हुए खूब हैं। तो एक बात बताओ, ये चीजें समझी भी नहीं जा सकती। पेपर तैयार करते समय रटनी भी पड़ती है, और खुद की राजस्थान जीके की तैयारी भी बढ़िया करने के विचार है, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर में एक पेपर पूरा राजस्थान जीके का होगा। तो मेरी तैयारी से अगर आपको फायदा मिलता है, अच्छे संकलन से आपको फायदा मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, राज्य की प्रथम पर्यटन जो नीति है वो उसकी घोषणा कब की गई थी? सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रथम पर्यटन नीति जो है उसकी घोषणा कब की गई थी? 2 नंबर में फटाफट उत्तर बताएं आप, क्या उत्तर होगा? तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं इसका उत्तर आपने एकदम सही दिया है, 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, राजस्थान का वह संग्रहालय जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया था, बताइए वो संग्रहालय कौन सा है? इनमें से वो संग्रहालय कौन सा है? राजकीय संग्रहालय कोटा, माधो सिंह ट्रस्ट संग्रहालय कोटा, राजकीय संग्रहालय उदयपुर,
करणी म्यूजियम बीकानेर। तो बिल्कुल आपने इसका सही उत्तर, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसका एकदम एग्जैक्ट उत्तर दोगे। राव माधो सिंह ट्रस्ट संग्रहालय कोटा जो है, वहां पर प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा जो प्रदत्त हवाई जहाज है उसे प्रदर्शित किया गया था। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्णा भंडार कहां है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान के संदर्भ में देखिए, एक सेकंड, मुझे लग रहा है मैंने गलत बता दिया। देखो, पकड़ में आ जाता है तो क्लियर है। ये जो हवाई जहाज है प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज, ये करणी म्यूजियम है, करणी म्यूजियम बीकानेर। ये मैं जहां तक समझ रहा हूं, मैंने शायद गलती से बता दिया, माफी चाहता हूं मैं, मेरे पकड़ में आ गया। मैंने कहा ये कोटा नहीं था, बीकानेर में इसकी चर्चा हुई थी, अखबार में भी देखा था मैंने, ये न्यूज याद आ गई। तो ये इस तरीके से गलती हो जाती है, कई बार ध्यान में होता है कि बीकानेर, लेकिन गलती से। तो ठीक है, इसका उत्तर है करणी म्यूजियम बीकानेर। आई एम सॉरी, गलती हमने पकड़ ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्णा भंडार जो है वो क्या है? बताओ, देखें वो कौन सा है? अन्नपूर्णा भंडार क्या है? बीपीएल गरीबों के लिए मुफ्त खाना है क्या, या उचित मूल्य दुकान है, समान मूल्य की दुकान है, या अन्न भंडार है? तो आप देखेंगे इसका उत्तर आपने एकदम सही दिया है। उचित मूल्य दुकान को ही अन्न भंडार, अन्नपूर्णा भंडार कहा गया है। ठीक है। राजस्थान में प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार का गठन कहां किया गया था? 5 नंबर क्वेश्चन भी जोरदार क्वेश्चन है कि प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार का गठन कहां किया गया था? आपने इसका उत्तर एकदम सही दिया होगा, अजमेर। कहां? अजमेर। नेक्स्ट, ऊन गलीचा सूचना प्रौद्योगिकी महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जेम्स एंड ज्वेलरी, इनको सुमेलित कीजिए। मैं आपको बताऊं 101% ये जो हैं, ये गारंटेड बोल रहा हूं, ये आते ही आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत गजब क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी सा चूका और चूके 184। तो बताइए इसमें, देखिए ऊन गलीचा आपको पता है बीकानेर है, और सूचना प्रौद्योगिकी जो है वो जयपुर में है, और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जो है वो जयपुर में है, और जेम्स एंड ज्वेलरी जो है वो कहां है? सीतापुरा जयपुर में है। 3 जयपुर में है और 1 बीकानेर में है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने का प्रयास किया गया है। तो ए में 2 3 4 1 ये रहा, पहला ही ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं पशु गणना, क्या आपने पढ़ रखी है पशु गणना या अब तक छोड़ दी है? के अनुसार सर्वाधिक पशु संपदा वाले जिलों का जो अवरोही क्रम है वो क्या होगा? बताओ, देखें सर्वाधिक पशु संपदा कहां है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यूं करते करते अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। तो बताएं, देखें अवरोही मतलब घटना होता है और आरोही मतलब बढ़ना होता है, यही होता है ना? बताओ, देखें कहां है वाले जिलों का अवरोही क्रम, बताओ तो क्या होगा? इसका कौन सा होगा? पढ़ रखा है क्या आपने? बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। क्या होगा? बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर, ये 4 होंगे, और यही उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में राजस्थान में पाए जाने वाले पशु जो हैं उनका अवरोही क्रम क्या है? मतलब सब अवरोही क्रम वही प्रतिशत रूप में। अच्छा देखो, ये चीज अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं भाई, अवरोही क्रम प्रतिशत रूप में जो है वो किसका होगा? ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ, देखें किसका होगा? ये थोड़ा पकड़ में कम ही आते हैं, अगर पढ़ा हुआ नहीं है ना, लेकिन फिर भी आपको पता होगा अवरोही क्रम में। तो देखिए आप लोग, तो इसका अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? इसका अवरोही क्रम हो जाएगा बकरी, गाय, भैंस और भेड़। क्या होगा? बकरी, गाय, भैंस और भेड़। ये समझ आना बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल ये समझ, अगर समझ नहीं आया ना तो ये वास्तव में गड़बड़ होने वाला चांसेस रहता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। ठीक है, इसके साथ में ही आपको एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए एक सेकंड चेक कर लेते हैं, ये सही, हाँ सही चल रहा है, ओके ठीक है। तो इसके साथ ही आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कितने परसेंटेज हैं, समझ रहे हो आप बात? जैसे मेरा कहने का मतलब है, एक तो अवरोही क्रम का विशेष ध्यान रखना। देखो जैसे बकरी जो है वो बकरी सर्वाधिक है, आप जानते हैं, उसके बाद में गाय है, उसके बाद में भैंस, और भैंस के बाद में भेड़। लेकिन एक चीज यहां पर यह आती है कि बकरी जो है वो पहले स्थान पर जरूर है, मगर फिर भी बकरी में 3.81% की कमी हुई है। ठीक है ना? इसी तरह से जैसे भेड़ है, भेड़ों में भी कमी देखने को मिलती है, 12.95% की जो है वो कमी देखने मिलती है। लेकिन एक बात आ जाए कि अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक कमी जो है वो किस जानवर में हुई है, तो वो
हुई है गधे में। गधों में लगभग 71 पॉइंट समथिंग है, मुझे नहीं पता, 71 से प्लस है। 71 पॉइंट आंकड़ा एग्जैक्ट तो क्या पता होगा, लेकिन है ऐसा ही कुछ, जैसे 71.31 ऐसा कुछ आंकड़ा है। ठीक है, गधों में सर्वाधिक। सेकंड नंबर पे जो कमी है शायद मेरे ख्याल से ऊंट होगी, ऊंट, इनमें कमी है। तो अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में आप देखेंगे, और वहां आरोही होता है तो बढ़ते हुए क्रम में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान निम्न में से किस क्षेत्र का योगदान राजस्थान के निर्यात में सर्वाधिक है? यानी राजस्थान जो है वो सर्वाधिक निर्यात किसका करता है? सिंपल सी बात है, वो इंजीनियरिंग वस्तुओं की करता है, कपड़े की करता है, हस्तशिल्प करता है, ऊन और किसकी करता है? तो राजस्थान सर्वाधिक निर्यात जो करता है वो इंजीनियरिंग वस्तुओं की करता है। आपने ये बात पहले भी पढ़ रखा होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि मिलान कीजिए, बीकानेर में क्या है? फड़, उस्ताकला, दाबू प्रिंट, नमदे क्या है? और टोंक में क्या, चित्तौड़ में क्या, भीलवाड़ा में क्या? तो आप जब मिलान करोगे तो आपके दिमाग में क्लियर आ जाएगा, उस्ता कला जो है वो बीकानेर की है। प्लस आप ये भी जानते हैं कि बीकानेर के चित्रकार जो हैं वो क्या करते हैं कि चित्र करने के बाद नीचे नाम अंकित करने वाले बीकानेर के थे। टोंक की बात करें अगर, तो टोंक में आपको पता है नमदे प्रसिद्ध हैं। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में दाबू प्रिंट चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। अजरक और मलिर बाड़मेर के हैं, ये भी आपको पता होगा। भीलवाड़ा में जो है फड़, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ए में 2, बी में 4, सी में 3 और डी में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे फटाफट, राजस्थान में सेज के विकास, आपको यह भी याद रखना कि सेज, भाई कई बार याद ही नहीं आता है, सेज के विकास के लिए इनमें से कौन सी एक प्रमुख एजेंसी है? आप बताओ, देखें वो कौन सी एजेंसी है? तो वो एजेंसी जो है वो कही जाएगी, कौन सी एजेंसी है बताओ? आरएफसी है वगैरह, ये तो फंड वाली है ना, वित्त निगम है क्या? रिको क्या है? सेज के विकास के लिए रिको है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि राज्य की वह संस्था जो लघु उद्योगों, बस यही उत्तर मिल जाएगा, लघु उद्योग तथा शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल वाले उत्पादक, कच्चा माल उनके उत्पादकों के विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करता है एवं प्रदर्शनी व प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है, वो कौन है? तो आप इसका उत्तर बिल्कुल अच्छे से जानेंगे, और वो उत्तर होगा, क्या होगा? क्या आरएससी, रिको क्या होगा? जल्दी से बताएं, देखें। और वो उत्तर है राज सिको। ये जो है ना, ये उत्तर मिल जाता है। लघु उद्योग और शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल उनके उत्पादों के विपणन के लिए वो राजसिको ही करता है। अब राजसिको की स्थापना है वगैरह, राजसिको से संबंधित बेसिक जानकारी पता है ना, तो काफी, भाई पेपर 60% बेसिक ही आता है, ये मान के चलो 60% जो होता है वो बेसिक ही आता है। आगे देखिए, निम्न को सम्मिलित कीजिए, निम्न को सम्मिलित कीजिए। राजस्थान लघु उद्योग निगम, रिको, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड। अब मैंने इस टाइप के इतने क्वेश्चन ले आया हूं, मैं पेपर आने के बाद आपको ये वकायदा बता दूंगा कि देख लीजिए आप लोग, जो पढ़ाया उसमें से पेपर आया है और आएगा भी। तो बताएं, इनका मिलान कीजिए, मिलान कीजिए, मिलान कीजिए जल्दी से। लघु उद्योग निगम, रिको, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, बताइए देखें कौन सा इसमें राइट होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा मिलान में आपको मुझे पता दिक्कत आती है। बताओ बताओ जल्दी बताओ, बता दिया? ठीक है, तो लघु उद्योग निगम बात करेंगे 3 जून 1961, राजस्थान लघु उद्योग निगम 3 जून 1961। बात करते हैं रिको, ये लीजिए रिको क्लियर कर दिया है। रिको, रिको 28 मार्च 1969, 28 मार्च 1969। उसके बाद राजस्थान वित्त निगम, जब अभी आरएफसी आया था, ठीक है, तो ये है अपने 17 जनवरी 1955, 17 जनवरी 1955, 17/1/1955। फिर बात करते हैं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, जो यही है जून 4 जून 2000 नहीं सॉरी जून 2009। अब देखिए 4 प्रश्न आपके क्लियर किए मैंने, अब इसमें से मान लो एक आ जाए तो मजा आ जाए जिंदगी में, है ना। आज स्टूडेंट हो, कल स्टाफ साथी कहलाओगे, अरे हिम्मत रखो। अभी एक ये भी देखने में आता है कि कहीं ना कहीं जो है वो आपको थोड़ी सी घबराहट भी होती है, बात समझ रहे हो? घबराहट भी कहीं ना कहीं होती है, लेकिन घबराने का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराने का है। अभी हम बात करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर नानसा यूप स्तंभ भीलवाड़ा का समय जो है वो क्या माना जाता है? नानसा यूप स्तंभ जो भी भीलवाड़ा में, पहले तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये है कहां पर? भीलवाड़ा में है। अब इसका समय क्या है? तो इसका समय है 225 ईस्वी। क्या समय है इसका? 225 ईस्वी। नेक्स्ट है, इनको फिर सम्मिलित कीजिए। राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, पश्चिमी क्षेत्र बकरी अनुसंधान केंद्र, मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र। बहुत ही गजब प्रश्न है, और आप इसको मैं जहां तक समझता हूं सही बताएंगे। तो इसमें देखिए ए में 1 भी आ रहा है, लेकिन यहां पर आपको ए में जो है वो 4 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा इसका कारण बताता हूं। क्योंकि बी में 1 है, इसमें बी में 2 आ गया, जबकि उष्ट अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में है
और केंद्रीय ये जो ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला ये भी बीकानेर में है। उसके बाद जो है बकरी अनुसंधान केंद्र, ये कहां पर है? टोंक में। आप जानते हैं अविकानगर टोंक होगा, शायद आपको याद होगा, है ना। और मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र जो अजमेर। ये लीजिए साहब, 4 क्वेश्चन फिर क्लियर कर दिए। तैयारी बढ़िया तरीके से अगर की जाए तो बिल्कुल होती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न को सुमेलित कीजिए। अशोका लीलैंड, नेशनल बॉल बियरिंग, स्नैमकोर ग्लास लिमिटेड, हिंदुस्तान रेडिएटर्स, है ना। आप मानो चाहे मत मानो, बेसिक जो है ना इतना जबरदस्त क्लियर करवा दिया, 4 क्वेश्चन लाके इतना बेसिक गजब क्लियर करवाया है कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि सर आपके पढ़ाई में से आया नहीं। अगर जिसने ढंग से तैयारी की है और कर रहा है ना, सिलेक्शन है उसका 101% सिलेक्शन होगा, देख लेना। चलिए, हाँ, तो यहां पे क्या है? अशोका लीलैंड। अशोका लीलैंड तो कहां है? अलवर में ही है क्या? और नेशनल बॉल बियरिंग ये कहां पर है? जयपुर में, ठीक है। और सैमकोर ग्लास लिमिटेड कोटा में, ग्लास कोटा, ठीक है। और हिंदुस्तान रेडिएटर्स जो है जोधपुर में है। तो कुल मिला के क्या हो गया? 1, फिर 3 है, फिर 2 है और फिर 4 है। तो यहां तो है ही नहीं, एक तो इसी एक में ही है। खत्म कहानी, ये रहा सब आंसर। आगे चलिए, 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कहां हाथ से कागज, ये लो यही उत्तर है। हम 50 बार पढ़ चुके हैं कि हाथ से कागज बनाने का जो कारखाना है वो कहां होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कांस्टेबल से लेकर अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि वो कहां है। बगरू, जयपुर में है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कहां पर है, बगरू, जयपुर में है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 दिसंबर को राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? 53वां, 60वां, 64वां, 64वां। आपसे नहीं पूछा जाएगा आरपीएससी की स्थापना कब हुई, आपसे ये पूछ लिया है। करंट का भी हो गया और जीके का भी हो गया। तो वो कौन सा स्थापना दिवस था? 74वां स्थापना दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर को, ठीक है। अब एक चीज और क्लियर हो जाती है, सपोज आरपीएससी का स्थापना दिवस पूछा जाता है तो सीधी सी बात है 22 दिसंबर डेट तो फाइनल है ना। इसका मतलब बस आप देखोगे उसमें से 22 दिसंबर जो है वही आंसर होगा। राजस्थान में फोटोग्राफी जयपुर के कौन से, हाँ, फोटोग्राफी जो है ना वो जयपुर का कौन सा शासक जो है वो लाए थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी जयपुर के कौन से शासक जो है वो फोटोग्राफी लाए थे। बिल्कुल एकदम सही दिखाई दे रहा है, बढ़िया क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन था एक समय कांस्टेबल एग्जाम के समय, कैसे थानी देवड़ो कांस्टेबल, बेरोजगारी में भैया सगड़ो देना पड़े, कांस्टेबल दोस्टेबल सब देना पड़े। 4-5 बार कांस्टेबल क्लियर किया और 4-5 बार ही क्या हुआ था, 2010 के आसपास की बात है, 4-5 बार मेरिट में जाते रह जाते, मेरिट में जाते रह जाते। लास्ट में फिर ये हो गया कि नहीं, अब अपने को थोड़ा सा मतलब कुछ और करना है। वो एक बात होती है कि या तो निराश होकर बैठ जाओ कि मेरे तो जीवन में नौकरी नहीं है, और यह होता है कि नहीं इसमें अपन थोड़ा और बड़ी सर्विस में तैयारी करते हैं, और हो भी जाता है, हो भी जाता है। देखिए अभी यहाँ पर मोटिवेशनल किस्से सुनाने का समय नहीं है, वरना मैं कभी बहुत बढ़िया बढ़िया सेट की तैयारी करते समय हम बातें करेंगे। चलिए, राजस्थान में जन्मे एक उद्योगपति ने 1920 ईस्वी में सीवी रमन को इनके महत्वपूर्ण शोध के लिए 22,000 रुपए की सहायता जुटाई, जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। यहां इसमें 3-4 हो गए। राजस्थान में जन्मा हुआ है उद्योगपति, 1920 में सीवी रमन को इनके महत्वपूर्ण शोध के लिए 22,000 रुपए की सहायता जुटाई, जिसके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। वो व्यक्ति कौन है? अब ये एक ऐसा प्रश्न है जो करंट भी नहीं है और करंट भी है एक तरह से। तो ये कौन है? घनश्याम दास बिड़ला जी। करंट नहीं है बल्कि ये तो पीछे क्वेश्चन है। सर इस टाइप के क्वेश्चन आते थोड़ी, मान लिया भाई नहीं आते। जब पेपर में ये पूछा जा सकता है, एसएससी के पेपर में ये पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी हीरोइन कौन सी है ना, और उसका उत्तर निकला था दीपिका पादुकोण, तो फिर ये प्रश्न क्यों नहीं पूछा जा सकता? मैं बस इतना सा पूछना चाहता हूं। पेपर ये भी पूछा जा सकता है। आज तक एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनका कोई औचित्य नहीं था, वो भी पूछे गए हैं ना। तो ये तो साहब स्तरीय प्रश्न है, ये क्यों नहीं पूछा जा सकता? ये इस बात का जवाब है, आप सब समझदार हो। आगे चलिए, जयपुर राज्य में सीमा शुल्क, जयपुर राज्य में सीमा शुल्क आयात निर्यात पर चुंगी कर का एक सामूहिक नाम था, और वो सामूहिक नाम क्या था? बताओ। देखें, वो सामूहिक नाम था भाग, भोग, उपरोक्त सभी या शायर। तो वो क्या था? शायर। उसका नाम क्या था? शायर। नेक्स्ट, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे। क्या ये प्रश्न अच्छा नहीं है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है। जो इतिहासकार भी हैं, जो समाज सुधारक भी हैं, मानकरण शारदा, हरविलास शारदा, सीएफ वॉल्टर, जमनालाल बजाज। तो बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा हरविलास शारदा। शारदा एक्ट भी आप जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए फटाफट,
फिर से मिलान वाले क्वेश्चन, अभी सभ्यता सारी क्लियर हो जाएगी। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जा सकता है, बताओ। देखें तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि ए में 4 ढूंढो, 4 ढूंढो। अब ए में 4 देखियो तो अठे भी 4 है, बठे भी 4 है, जन फिर कंफ्यूजन। आगे चलो, ताम्रवती नगरी, ठीक है, ताम्रवती नगरी किसे कहा जाता है। फिर आप ढूंढने लगे कि ताम्रवती नगरी तो आहड़ को कहा जाता है, कालीबंगा को, तो यहां पे बी में 3 है, यहां पर भी बी में 3, इसका मतलब फाइनल है कि बी में क्या होगा, 3 होगा। फिर आपका दिमाग आया, फिर वापस चलो आगे, हड़प्पा संस्कृति की तीसरी राजधानी, तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई सी में तो 2 आना चाहिए, तो आपने देखा सी में 2 वहां आ रहा है और यहां सी में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो बस यहीं आपको उत्तर मिल जाएगा। अब आपको ये है ही नहीं, कालीबंगा प्रथम जो है वो कालीबंगा ये है, तो ये आपको मिलेगा, आपको तो उत्तर यहां मिल जाएगा, मिल जाता है। अगर पढ़ा हुआ है ना, ऐसे क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है ना, तो चलो 3 आपको आगे, 1 नहीं आया तो कम से कम वो 1 सीखते हैं, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन लाता हूं। गनीम बराड़ था, अब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना, मैं कहता हूं आप यूं मान के चलिए, मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूं, आप में से कई साथी नए हैं, कई साथी रेगुलर हैं, मैं आपको फिर एक बात दोहराता हूं, सिलेक्शन जो होता है वो एक रणनीति के तहत होता है। आप लोगों के पेपर में आज ही ऑफलाइन, मैं बताऊं आपको 150 प्रश्न आते हैं, मैं फिर बता देता हूं। आज ऑफलाइन में एक स्टूडेंट आया और उसने पूछा कि सर 2 ऑप्शन तो निकाल देते हैं, 2 ऑप्शन में घबरा जाते हैं। समझ गए मेरी बात। एक स्टूडेंट जिसने मुझसे पूछा कि सर 2 ऑप्शन तो निकाल देते हैं, 2 ऑप्शन में घबरा जाते हैं, सर क्या करें, पिछली बार भी 5-7 क्वेश्चन गलत कर दिए थे, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। मैं फिर आपसे कहता हूं कि 150 में से 20 जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न नहीं, वो क्या होंगे, हाबू होंगे। क्या होंगे, जिससे बचपन से हमें डराया जाता है, हाबू। ये वो 20 प्रश्न हाबू होंगे, लेकिन 130 प्रश्न जो होंगे वो बहुत जबरदस्त प्रश्न होंगे। आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो इन 20 प्रश्न यानी इन 20 हाबू से डरकर इन 130 को खराब मत कर देना, वरना चूक जाओगे। और मत चूके चौहान, मैं तो एक ही बात कहता हूं, आप इन 20 प्रश्नों को दिमाग में लेकर चलो, अगर एक प्रश्न आपको आया नहीं तो उसमें सोच लो कि हाबू है, हाबू अपन है, डरनो को नहीं, ठीक है। फिर आप 5-7 प्रश्न करते हैं, फिर एक प्रश्न ऐसा है जो आपको आया नहीं, आपने सोचा वो दूसरा हाबू आ गया, चलो दूसरा हाबू कौन डरनो, यहाँ करते करते 10-15 हाबू डर होनी जितना थाना 150% एक बार क्लियर हो जाती, तो अपन कुल मिलाकर हाबू डरनो ही को नहीं है, बात सीधी सी है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ उत्तर बताओ, कौन बताओ, क्या गुरुजी घना आज फॉर्म में आ रहे हो, फॉर्म में नहीं, कम समय में आपको पूरा पेपर करवाने का विचार है मेरा। तो ये देखिए, गनीम बराड़ जो था वो मेवाड़ में युद्ध के समय वसूल किए जाने वाला एक कर था। अब ये ऐसे प्रश्न लोग, हम क्यों लाते हैं ऐसे प्रश्न, हमने हमारे गुरु से जब पढ़ा था तो हमारे गुरु जो हमारे टेस्ट सीरीज तैयार करते थे तो वो इस टाइप के क्वेश्चन लाते थे, तब हमें दिमाग में आता अच्छा ऐसे नोट्स बनते हैं, अच्छा ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं क्या, अच्छा इस तरीके से एग्जामिनर सोचता है क्या, आज उसी तरीके से आपके सामने प्रश्न लाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 12 कोटड़ी के नाम से क्या है, 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था, आमेर, भीनमाल, सिरोही या कोटा, आमेर, भीनमाल, सिरोही या फिर कोटा। 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था, बताओ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध था 12 कोटड़ी के नाम से, बताओ बताओ जल्दी बताओ। 12, तो आप जानते हैं 12 कोटड़ी के नाम से जो था आमेर प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है, समराई चिकहा, कूलेमाला, पृथ्वीराज विजय जो जयानक की है, या राज रूपक। तो आप देखिए इसका उत्तर हो जाएगा जयानक के द्वारा लिखी हुई पृथ्वीराज विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पोथी खाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर व सरस्वती भंडार उदयपुर में। तो देखो पोथी खाना कहां है, जयपुर में है, पुस्तक प्रकाश कहां है, जोधपुर में है, सरस्वती भंडार कहां है, उदयपुर में। 3 प्रश्न यहां क्लियर हो रहे हैं। समृद्ध साहित्य उपलब्ध है जो न केवल राजस्थान के बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं, लेकिन बात यह है कि ये संबंधित किससे हैं, चित्रकला, राजस्थान साहित्य, संस्कृत साहित्य, वेद ग्रंथों से। तब आपके दिमाग में उत्तर निकल के आता है कि गुरुजी या तो सगला राजस्थानी साहित्य सुलेर संबंधित है। आगे चला, कर्णीदान जी, दलपत विजय, पद्मनाभ, जगजीवन भट्ट, मिलान करो रचना और सीधी सी बात है। तो दलपत विजय, दलपत विजय, दलपत विजय, दलपत विजय, खुमान रसो, पद्मनाथ, पद्मनाभ, कानड़दे प्रबंध, जगजीवन भट्ट। अब बात है कि सूरज प्रकाश कर, तो सूरज प्रकाश लिखी, कौन लिखी, कर्णीदान लिखी। अब देखते हैं, तो बी में आप ढूंढ लो 3, चलो डी में ढूंढ लो 1, कहीं है क्या डी में 1, तो सॉरी उल्टा चल रहा हूं क्या मैं, ए में 4, ए में 4 वो पड़ा, ए में 4 ये पड़ा। चलो आगे देखते हैं, 2 में जो है दलपत विजय किसके है, खुमान रसो, तो बी में 3 ढूंढो, गुरुजी को कहीं बता दिया, हाँ ए में 4 है ना, ये रहा, बी में 3 है। चलिए, और उसके बाद पद्मनाथ, कानड़दे प्रबंध,
तो सी में क्या हो गया 2, और डी में ये रहा डी में क्या हो गया 1, तो कुल मिला के इसका उत्तर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। निम्न में से किस प्रतिहार शासक ने मंडोर को बदलकर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। अब ये जो है ना, ये जो अपन ये प्रतिहार शासक जो है ना, ये कभी चेंज करते हैं राजधानियों को, तो किसने किसको राजधानी बनाया इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हरिश्चंद्र है, नागभट्ट प्रथम है, वत्सराज है, या फिर देवराज है, बताओ देखें वो कौन है। तो ये अपने में और याद होना चाहिए, ऐसे पार नहीं पड़ती है कि भाई किसने किसको राजधानी बनाया, ऐसे पार नहीं पड़ती है। बिल्कुल याद करो, जल्दी से याद करो, जल्दी से याद करो, और आपको उत्तर मिल जाएगा नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय में कंफ्यूज मत होना, नागभट्ट प्रथम है। लेकिन आप जब गूगल सर्च करते हो या फिर करते हो, तो वहां पे कई जगह नागभट्ट द्वितीय भी लिखा आता है, और यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। भाई हम भी तो किताबों से ही पढ़ते हैं, भाई सीधी सी बात है, हम भी कहां से पढ़ते हैं, किताबों से पढ़ते हैं। अगर किताब में गलत लिखा हुआ है तो कई बार हमसे भी गलत आ जाएगा, और कई बार भूल चूक हो जाती है। तो ये आप हमेशा मान के चलो, 150 में से अगर 2 प्रश्नों के उत्तर का गलत आंसर दे दिए तो आप कमेंट कर दो, हम उसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं, समझ हो तो। और साथ में बताते भी हैं कि भाई कहां गलती हो सकती है, आप इस बात को भी ध्यान रखें। 148 क्वेश्चन का खेल है सारा। आइए एक ऐसा क्वेश्चन, सारंगपुर युद्ध कहां हुआ था, सॉरी कब हुआ था, 1437। इसका कारण क्या था? क्या इसका कारण था महमूद खिलजी ने मोगल के हथियारों को शरण दी थी? क्या इसका कारण था कुंभा खिलजी के विद्रोही उमर खां को सहायता दे रहा था? क्या इसका कारण है दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे? या इस युद्ध के पश्चात कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो इसमें से कौन से कारण जो हैं वो थे? अब ये सबसे कठिन जो स्तर होता है ना प्रश्न का, ये सबसे कठिन स्तर होता है, जो भी तैयारी करते हैं उनको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि यहां पर गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा सा चूके और चूके 184। आने वाला समय इसी प्रकार का समय होगा, आने वाला समय इसी प्रकार का होगा, मैं बता दूं। और इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर ये चारों ही बातें सत्य है, 1 2 3 4, कि मोगल ने हथियारों शरण दी, विद्रोही मोगल के हथियारों को शरण दी, विद्रोही उमर खां को सहायता दे रहा था, साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण भी करें। ये चारों ही बातें सत्य है। कारण की जगह यहां लिख देता है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है तो ज्यादा बेस्ट रहता। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति, ये लीजिए साहब, सड़क नीति का प्रश्न भी आपके गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरा प्रयास किया है। किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की? और यह प्रश्न आने लायक प्रश्न है, याद रखना। बताओ देखें कब है, और वो है 1994। वहां पे 1994 भी 49 दिखाई दे सकता है, इसलिए तैयार रहना, 1994। आगे चलते हैं। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? राजस्थान का सर्वाधिक व्यस्त, तो सर्वाधिक NH8 है, NH15 है। ये 15 तो कौन सा है, जैसलमेर जाता है, वो है क्या? अभी देखो, आप लेटेस्ट पढ़ा होगा आपने, खैर मैं तो ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। NH8 जो है वो सर्वाधिक व्यस्त है। राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त है? तो वो NH8 है। कौन सा NH8 है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, कौन सा सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ देखें किस वर्ष प्रारंभ किया गया था सूखा संभाव्य क्षेत्र? ये तो आपने पहले पढ़ रखा होगा, और इसका आंसर जो है वो 74-75 है। कौन सा है? 74-75। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन करें, NDC क्लासेस, अगर आपने नहीं किया तो, क्योंकि कुछ वन लाइनर, ये जो 1 से लेकर अब तक जो है, पेपर 1 से लेकर और लगभग जितने भी लगभग 30 पेपर तक होने वाले हैं, कल या परसों में 30 पेपर हो जाएंगे। आज तो सर अभी तो 7 पेपर बाकी पड़े हैं, आज तो 23 ही है। मैं बोल रहा हूं ना, संडे से पहले पहले 30 पेपर कंप्लीट होने वाले हैं, संडे से पहले। तो 30 पेपर में जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो वन लाइन करके मैं एक एक चेक करूंगा छुट्टी लेके, और मैं टेलीग्राम में डालता जाऊंगा, आप पढ़ लेना। ठीक है, तो तैयार रहना। बता दिया है, बाकी मैं तो मेरी तरफ से मेहनत पूरी कर रहा हूं, आपको सही लगे तो आप पढ़ना, देख लेना। सर्वप्रथम जन्म देने वाले, राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आप जानते हैं कि ये राजनीतिक चेतना शब्द अगर इतिहास में आ जाए या प्रजामंडल आंदोलनों के दौरान आ जाए तो उसका उत्तर कौन सा होगा? अर्जुन लाल सेठी होगा। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे अर्जुन लाल सेठी। कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से खरीफ उत्पादन के प्रथम स्थान की श्रेणी, खरीफ उत्पादन के प्रथम स्थान की श्रेणी, प्रथम स्थान की श्रेणी में कौन सा विकल्प गलत है? जो खरीफ की फसल का उत्पादन होता है तो वो जो लिखा हुआ है कि चावल बूंदी में होता है, क्या ज्वार अजमेर में, ग्वार बीकानेर, बाजरा अलवर, तो इसमें से कौन सा गलत है, सही है? बताओ देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। बताओ बताओ जल्दी बताओ कौन सा होगा।
मिला उत्तर? तो इसका उत्तर मिल गया होगा। ये जो है ये गलत है, गवार बीकानेर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। हाँ, चलिए एकदम ओके है, ठीक है, सही चल रहा है। तो मैं बात कर रहा था गंवार बीकानेर। अब बात आती है, देखो आप पढ़ोगे तो ये भी आता है कि गंवार और बीकानेर जो है, गंवार और मोट में बीकानेर अग्रणी है, बिल्कुल आता है। लेकिन साथ में एक ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि गंवार मंडी, सबसे बड़ी गंवार मंडी कहाँ है, तो आपको पता होगा ये गंवार मंडी कहाँ है, जोधपुर में है। और अगर गंवार का जो उत्पादन के आधार पर देखें, ठीक है, गंवार उत्पादन आप जानते हैं, तो जयपुर दुर्गापुरा आप पढ़ते ही हैं या नहीं पढ़ते हैं? दुर्गापुरा ये फसलों वाला है ना, इसमें मैटर में थोड़ा सा उलझा हुआ ही रहता है कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। कलहण की राज तरंगिणी में निम्न में से किस प्रतिहार शासक की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है? कलहण की राज तरंगिणी जो है उसमें किस शासक की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है? मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल, रामभद्र या वत्सराज? बताइए, देखिए कौन सा है वो व्यक्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिहिर भोज प्रथम। क्या उत्तर हो जाएगा? मिहिर भोज प्रथम की उपलब्धियां हैं। आर्यव्रत के राजा महाराजा धीराज की उपाधि, आर्यव्रत का महाराजा धीराज की उपाधि किस गुर्जर प्रतिहार शासक की थी? देवपाल, मिहिर भोज, महिपाल प्रथम या विजयपाल? तो बिल्कुल आप एकदम सटीक उत्तर देखने जा रहे हैं, और वो सटीक उत्तर है महिपाल प्रथम। कौन सा उत्तर है? महिपाल प्रथम। राजस्थान की रियासतों में प्रशासन करने वाले, राजस्थान की रियासतों में, राजस्थान की रियासतों में प्रशासन करने वाले अधिकारियों का वर्ग कहलाता है साहणे, मुत्सदी, हाकिम या इनमें से कोई नहीं? बताओ वो क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं मुत्सदी। क्या कहते हैं? मुत्सदी। एक चीज वो उस दिन अपन ने वो पढ़ रहे थे ना, सहरिया जाति का सहराना और पटेल बताया था, तो वहां पे उत्तर कोतवाल ही है। वहां पे क्या है? कोतवाल है। वो सहराना तो उनकी बस्ती का नाम था, और वहां ऑप्शन में पटेल लिख दिया था, तो वो एक सर टॉपिक में कोतवाल है ना, तो सहराना कोतवाल होगा। बिल्कुल आप में से कईयों ने कमेंट भी किया था, एकदम सही आंसर था, लेकिन मेरी आदत है गलत भले ही है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार कंफर्म खुद हो जाए, क्योंकि कई बार कमेंट्स ऐसे भी बहुत आए हुए हैं जहां बच्चे श्योर नहीं है, उन्होंने कहा नहीं इसमें तो सी होगा ना, लेकिन बाद में मैं देखता हूं ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, और मैं जल्दी आपके एक दिन टेलीग्राम पे शेयर करूंगा आजकल में, आप देखना जबरदस्ती उनको गलत साबित करने का प्रयास करते हैं, तो मैं चेक कर लेता हूं। आप ऐसे बहुत ने उत्तर दिया था, वो एकदम सही था। तो ये प्रश्न था, राजस्थान की रियासतों में प्रशासन करने वाले अधिकारियों का वर्ग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मुत्सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, न कि बल से, यह कथन कहा है? बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, न कि बल से किया था, यह कथन किसका है? टॉमस रो, जैन एन सरकार, कर्नल टॉड, बेनी प्रसाद? तो इसका उत्तर होगा सर टॉमस रो। क्या उत्तर होगा? सर टॉमस रो। वैशाख कृष्ण क्या है? वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धिंगा गणगौर किस महाराज के शासनकाल में शुरू हुआ था? ये एक अच्छा प्रश्न है, पेपर में आने लायक प्रश्न है कि वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धिंगा गणगौर के किस महाराज के शासनकाल में शुरू हुआ था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा राज सिंह। क्या उत्तर होगा? राज सिंह। स्माइल 3.0, अब ये मैं फिर कह देता हूं, ये 2.0 है ना, जो ये 3.0 इस टाइप के जो क्वेश्चन है स्माइल के डाइट के, कल वाला पेपर वो नहीं, उससे अगला पेपर जो है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत लेके आ रहा हूं मैं, और बेसिक सारे उठाए क्वेश्चन, फिर भी आप पढ़ के तैयार हैं। स्माइल 3.0 कब से प्रारंभ किया गया था? 41 बताओ, देखें कब से प्रारंभ किया गया था? तो आपको इसका उत्तर मिलेगा 21 जून 21 में। बहुत ही गजब आंकड़ा है 3.0, 21/6/21 है ना, और इस प्रोग्राम का नाम क्या है? 3.0। तो देखिए 2 और 1 कितने होते हैं? 3 होते हैं कि नहीं होते हैं? 6 की जगह लगा दो पॉइंट, फिर 2 और 1 कितने होते हैं? 3.3। कुल मिला के अब कोई लॉजिक नहीं निकला ना, मैंने ये कोई ट्रिक थोड़ी है, लॉजिक नहीं निकला, लेकिन आपको इतना जरूर ध्यान रखेगा कि 2 और 1 कितने होते हैं? 3, 2 और 1 कितने होते हैं? 3, यानी 3.0 जो है 2 1 6 2 1। समझ रहे हो बात? याद करवाने का लिए खुद ही बार बार पेन घिसना पड़ेगा। कोरोना के समय बच्चों का झरोका, कोरोना के समय बच्चों का झरोका किस वर्ष से संबंधित है? 42। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कोरोना के समय बच्चों का झरोका किस कार्यक्रम, ये बच्चों का झरोका जो था ये स्माइल कार्यक्रम है, हवा महल है, शिक्षावाणी है, या शिक्षा दर्शन है? बस सिंपल सा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, और इसका उत्तर भी आपको बताना है। जल्दी बताओ, देखें क्या उत्तर होगा इसका।
हवा महल से है या शिक्षा वाणी से? बस ये दो ऑप्शन में बता देता हूं। चलो आपने इसका उत्तर दे दिया, हवा महल कार्यक्रम से। कौन सा है? हवा महल कार्यक्रम से। दीक्षा वेब पोर्टल का राजस्थान संस्करण कौन सा है? बताइए। देखिए, दीक्षा वेब पोर्टल का राजस्थान संस्करण कौन सा है? कौन सा है? तो बिल्कुल इसका दीक्षा राइस, दीक्षा रोज, दीक्षा राइस या दीक्षा रेस। तो ये DIKSHA राइस। तो देखिए, ये और ये कंफ्यूज करेगा आपको। याद रखना RISC, नॉट RICE। बात, ये उत्तर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाला प्रबंध समिति की जो मासिक बैठक होती है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, मैंने 2-3 बार डाल दिया है। ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है 2015-16 वाली में, कि शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक कब होती है। उस वक्त हम लोग हंसे थे कि यार ऐसे कोई प्रश्न थोड़ी आते हैं, और भाई साहब एग्जाम में यही प्रश्न छपा था कि वो मीटिंग अमावस को होती है। कब होती है वो मीटिंग? अमावस को होती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वह कौन सा कार्यक्रम है जो कक्षा 1-2 में बच्चों का नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए चलाया गया है? तो वो कार्यक्रम बताइए। लहर, मीना मंच, ELP, RCP। आपने एकदम सही उत्तर दिया होगा। इसका उत्तर होगा लहर। फिर से पढ़ लीजिए, सर्व शिक्षा अभियान के तहत वह कौन सा कार्यक्रम है जो कक्षा 1-2, किस कक्षा के लिए? 1-2 में बच्चों का नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए बनाया गया? लहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरनाल में मिर्जा विद्रोह दबाने पर अकबर ने भगवंत दास को किससे सम्मानित किया था? 4000 का मनसब, नगाड़ा व झंडा, फर्जंद उपाधि, 51 परगने भेंट करके। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नगाड़ा व झंडे से सम्मानित किया था। कच्छावा शासक सवाई प्रताप सिंह का नाम हो बिरो गुरुदेव रो, सवाई प्रताप सिंह के गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, ये अपने छोड़ो, अभी चलते हैं। कच्छावा शासक सवाई प्रताप सिंह ढूढ़ाड़ी भाषा में रचित कविताओं के संग्रह को किस नाम से जाना जाता था? बहुत बड़े कवि थे। ठीक है, इतिहास में अगर हम उतरते हैं ना, तो इतिहास में फिर उतर ही जाते हैं, तो इसीलिए इतिहास में नहीं उतरना, क्योंकि मैंने सोच लिया मैं आपको लगभग 1-1 घंटे की क्लास में पूरी क्लास दूंगा। प्रताप ग्रंथावली, ब्रजनिधि ग्रंथावली, ठीक है, प्रताप कारिका, इनमें से कोई नहीं। बताओ, देखें क्या उत्तर होगा। तो इसका उत्तर होगा ब्रजनिधि ग्रंथावली। किस नाम से? ब्रजनिधि ग्रंथावली। सवाई प्रताप सिंह ने एक संगीत सम्मेलन का आयोजन कर राधा गोविंद संगीत सार नामक संगीत ग्रंथ की रचना करवाई थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? गजब प्रश्न है, मानो चाहे मत मानो, ये बहुत गजब प्रश्न है। और ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुंडरीक विठल राधाकृष्ण ब्रह्मश्री ब्रजपाल भाट या सवाई प्रताप सिंह। तो ब्रह्मर्षि ब्रजपाल भट्ट, भाट नहीं है, भट्ट है। खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? महमूद लोधी, राहुल उदय सिंह, हसन खां मेवाती, गोकुल दास परमार। बताइए कौन कौन लड़ा था राणा के पक्ष में? और राणा के पक्ष में आपको पता, महमूद लोधी था, हसन खां मेवाती था, उदय सिंह था, गोकुल दास परमार था। यानी कि ये चारों के चारे थे। अब आप चेक कर लो क्या ये चारों थे या नहीं थे, और अगर थे तो इट्स ओके, नहीं थे तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी ये थे। मुगल मेवाड़ संधि 1615 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, ये पहली शर्त थी क्या? मेवाड़ मुगलों को 1000 घुड़सवारों की सहायता देगा, ये दूसरी शर्त थी क्या? चित्तौड़ किला वापस दिया जाएगा, लेकिन इसका पुनर्निर्माण नहीं करा सकते। 50 नंबर क्वेश्चन, बताओ देखें क्या उत्तर होगा इसका। ये सारे कथन थे या नहीं थे? वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे, क्या ये सारे कथन थे क्या? बिल्कुल, मैं बताता हूं, ये सारी की सारी बातें जो है एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किस व्यक्ति ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया तथा शेष रियासतों को जल्दी विलय की मांग की थी? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान आंदोलन समिति, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया तथा शेष रियासतों को जल्दी विलय की मांग की थी। बताओ देखें उसका उत्तर क्या होगा। वो कौन व्यक्ति थे? वो थे राम मनोहर लोहिया। समिति बनाई थी राम मनोहर लोहिया। क्या नाम है? राम मनोहर लोहिया। ठीक है, आगे चलिए। यासीन खान का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बताओ देखें, यासीन खान का संबंध निम्न में से किस किसान आंदोलन से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलवर। आप बहुत सही उत्तर दिए जा रहे हो। किसानों से अपील पैम्पलेट किस राज्य में निकाला गया था? अपील पैम्पलेट किस राज्य में निकाला गया था? किसानों से अपील पैम्पलेट किस राज्य में निकाला गया था? इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर है भरतपुर। क्या उत्तर है इसका? भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे,
कि जयराम पेशा, आपको पता ही है जयराम पेशा जो एक्ट है ये किस राज्य द्वारा बनाया गया कानून था? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ देखें। तो ये जयराम पेशा जो है वो बनाया गया था, ये किस राज्य ने बनाया था ये कानून? ये बनाया था जयपुर में, ठीक है, ये जयपुर में बनाया था। अब मुझे नहीं बताना कि ये जयराम पेशा क्यों बनाया था और किस जाति के लोगों को हाजिरी देनी पड़ती थी वगैरह, सारा वो मुझे नहीं बताने की जरूरत, वो आप सबको पता है। किसकी अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? बताइए बताइए बताइए, नहीं लेने का फैसला किया था, बताओ देखें। और वो व्यक्ति हैं हीरालाल शास्त्री। कौन है वो व्यक्ति? हीरालाल शास्त्री। डूंगर सिंह व जवाहर सिंह ने नसीराबाद छावनी को कब लूटा था? जल्दी से उत्तर दे दीजिए। नसीराबाद को लूटा गया था कब? 19 मई, 31 दिसंबर, 18 जून या 28 जुलाई? आपने इसका उत्तर दे दिया होगा। ये क्या है? नसीराबाद छावनी को। क्या ये डेट सही लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है? बताओ देखें। ठीक है, 47 लिखा हुआ है, अब देख लो क्या ये सही लिखा हुआ है क्या? बस आपसे कमेंट पूछ रहा हूं, बताओ बताओ जल्दी, क्या ये सही लिखा हुआ है क्या डेट? पृथ्वीराज तृतीय की माता, पृथ्वीराज तृतीय की माता जिन्होंने पृथ्वीराज के अल्पायु होने के समय सेनापति भुवनमल तथा कदम्बदास की सहायता से शासन संचालित किया था, कौन थी? बताओ देखें। वो थी अनारा देवी, हरकाबाई, कर्पूरी देवी या रस कपूर? तो बिल्कुल वो थी कर्पूरी देवी। कौन थी? कर्पूरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव दिया था चार्ल्स मेटकाफ ने। किसने दिया था? चार्ल्स मेटकाफ ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरे गोलमेज सम्मेलन जिसमें सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, सर अली इमाम, मोहम्मद इकबाल तथा डैश 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 किसने भाग लिया था? बताओ देखें। तो वो लिया था घनश्याम दास बिड़ला ने। किसने लिया था? घनश्याम दास बिड़ला ने। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी वो कितनी थी? तो वो थी 290 लाख रुपए, 324 लाख रुपए, 26 लाख रुपए, 184 लाख रुपए। बिल्कुल आपने एकदम एग्जैक्ट उत्तर दिया होगा, 184 लाख रुपए। आप सोचते हैं, आप सोच के देखिए, जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ने बैठते हो, ठीक है, राजस्थान का एकीकरण पढ़ने बैठते हो, तो मुझे एक बात बताओ, आप मत्स्य संघ वगैरह वो संघ है, उसकी डेट है, कौन कौन से जिले शामिल थे, कौन कौन सी रियासतें थी, वहां का कौन कौन राजा था, इस टाइप के क्वेश्चन तो पढ़ चुके हो। राजस्थान का एकीकरण जो टॉपिक है, अगर एक बार ढंग से जिसने पढ़ लिया, उसके लिए मात्र 15 मिनट में रिवीजन होता है। तो अब क्या वही क्वेश्चन बार बार आते रहेंगे क्या, या क्वेश्चन का पैटर्न भी चेंज होगा? तो याद रखना 184 लाख रुपए है इसका उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट है, लगातार 8 विधानसभा के लिए चुने जाने, मायने रखती है बात ये, 8 विधानसभा के लिए चुने जाने वाले राज्य के एकमात्र विधायक कौन थे? और आप इसका एकदम सही उत्तर दे दोगे, हरदेव जोशी। कौन थे? हरिदेव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकर राव देव समिति, ये समितियों का एक आध तो याद कर लेना, एक तो वो अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति है। इसी तरह से शंकर राव देव समिति का संबंध राजस्थान के एकीकरण के किस चरण से है? 62 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो वो चरण है, जल्दी से बताओ कौन सा चरण है? तो वो चरण है पंचम। अब ये भी याद होना चाहिए वो पंचम चरण था, उसमें उसका नाम क्या रखा गया था? प्रश्न वहीं से पूछेगा, घुमा देगा थोड़ा सा। अब आप सोचेंगे पहलो किसो, दूसरो किसो, तैयारी अभी तक भी आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त है, उसको 5-7 दिन के अंदर बढ़िया तरीके से सेट कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। राज्य की पहली देशी रियासत कौन सी थी? राज्य की पहली देशी रियासत कौन सी थी जहां स्वतंत्रता के पूर्व ही जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई थी? पहली देशी रियासत जहां स्वतंत्रता के पूर्व ही जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई थी। मैं गारंटेड बोल रहा हूं, ये आप सबको ये प्रश्न आता है, और वो उत्तर है शाहपुरा। क्या है वो उत्तर? शाहपुरा। उसके बाद आप देखिए, निम्न में से कौन सा सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन, क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए गठित कमेटी में शामिल नहीं था? तो बाकी 3 थे, एक नहीं था। तो देखिए, बिहारीलाल कौशिक थे, कर्नल ओगालवी थे, प्रभाष चंद्र चटर्जी थे, लेकिन प्रभाकर उपाध्याय जो है वो नहीं थे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रभाकर उपाध्याय हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन क्या है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु पर यह पंक्तियां किस कवि द्वारा उद्धृत की गई है? कि अस लेगो अणदागर पाग लेगो अणनामी गहलोत राण जीती गई दसन मूंद रसना दसी अरनी सास मुख भरिया नयन तो मृत साह प्रतापसी। ये पंक्तियां जब जिस कवि ने भी कही थी उस वक्त
अकबर ने अपने दांतों तले जो है वो जीभ को दबा लिया था और उसकी आंख में आंसू थे, क्योंकि वास्तव में महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने असले गो अणदाग अपने घोड़े को जो है वो, मतलब उस समय जो अधीन करते थे तो एक मोहर लगाते थे, वो मोहर नहीं लगाने दी, अर्थात गुलामी की मोहर नहीं लगी थी। पाग ले गोण नामी, और पाग जो है वो मुगलिया पाग नहीं थी, वो मेवाड़ी पाग ही थी। गहलोत राण जीती गई, गहलोत जीत गयो, गहलोत राण जीती गई, दसण मूंद रसना डसी। और अकबर रो काई हाल हुआ वो तो अकबर ही जाने हैं। निसास मुख भरिया नैन तो मृत शाह प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के बारे में जो ये कथन थे, ये दुरसा आडा के थे, दुरसा आडा के थे, जो बहुत प्रसिद्ध है। और ये कहा जाता है कि जब दुरसा आडा ने ये पंक्तियां बोली, तब जो पूरे दरबार के अंदर जो थे, मतलब सारे जो यूं कह सकते हैं कि जो उनके दरबारी थे वो एकदम से भौचक्के रह गए कि अब अकबर के, मतलब एकदम से प्रताप के सामने कायर बता दिया। अकबर को प्रताप के सामने क्या बता दिया, कायर बता दिया कि भाई महाराणा प्रताप महान थे। महाराणा प्रताप तो महान ही थे, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, ठीक है। तो सोचा कि दुरसा आडा को सजा मिलेगी, लेकिन दुरसा आडा को सजा नहीं मिली, बल्कि अकबर ने उस बात को सराहा कि बिल्कुल वास्तव में वीर था और वीर की तरह ही इस संसार से विदा ली और हमें गौरवान्वित करके गए थे। तो ये दुरसा आडा की पंक्तियां हैं। आगे देखिए, जी हां, अब हिंदी स्टार्ट हो चुकी है 66 से। तो पारिभाषिक शब्दावली को लेकर क्वेश्चन है। पारिभाषिक शब्दावली को लेकर एक पेपर पूरे पारिभाषिक शब्दावली का है, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा सीधा का सीधा। यहां करवाऊं नहीं करवाऊं, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अनुमति, विषय सूची, परिसीमन, एक ही चीज में 3 ना पापो काटती हो। शब्दों के लिए अंग्रेजी शब्दों का बताइए। अनुमति, विषय सूची और परिसीमन। अब इतनी अंग्रेजी थाने आती हुए तो समझ लिया कोई गड़बड़ को नहीं, और नहीं आती हुए तो गड़बड़ है। बताओ देखें कायों सिर। तो देखिए, अनुमति, विषय सूची और परिसीमन। तो आप देखो, मैं तो इस तरह से चलता हूं, बता दूं। विषय सूची मतलब मटेरियल नहीं है, ठीक है। और आदिवासी शब्दावली है ना ये, परिसीमन मतलब बाउंड्री नहीं है, ठीक है। अनुमति मतलब आप परमिशन से मत जाना। इसका उत्तर क्या होगा आपके सामने है। ऐसे क्या है, एसेंट और कंटोनेंट्स और डेलिमेशन। डेलिमेशन है क्या, हाँ बिल्कुल, ये उसका उत्तर है अगर आपको ये रट रखा है तो। किस क्रम में सही शब्द हैं, तरीका वही निकालो, पहले गलत उत्तर खींच लो बाहर, सही उत्तर निकल के आ जाएगा। अरण्य, आह्लाद, आंट, उज्जैनी, उच्छिष्ट, उहापोह, इजहार, ये लो गलत निकला। अहोरात्रि, ये लो गलत निकल गया। तो ऐसा गलत निकल गया। अब आना मैं दोनों माचा। अब आह्लाद हुआ या आह्लाद हुआ, बात खत्म होगी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 67 में, बी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आज 9 बजने वाले हैं। आप देखोगे कि क्लास सर लेट कर दी, लेकिन अब क्या करें, लेट होगी कोई। महाशय का स्त्रीलिंग है, लेकिन हमारी हिंदी है, हम 20 मिनट में भी खींचने की हिम्मत रखते हैं। महाशय का, महाशयी, महाशय, महाशया या महाशयी, तो आप जानते हैं इसका उत्तर हो जाएगा महाशया। तैयार हो जाओ, कमर कस लो एकदम फटाफट स्पीड से करने के लिए। जगदानंद का में कौन सी संधि है, अभी कर देते हैं गुरुजी, आप 2 ही मिनट दो हमें। जगत धन आनंद, जगत धन आनंद, जगदानंद कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, किसी संधि है, व्यंजन संधि है। मजा ले कोई अपनी क्लास 2 स्पीड देख ले। समाज शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा, समाज में एक प्रत्यय लगाया तो बना सामाजिक। सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक कहां है, ये रहा साहब, सामाजिक कहां है, सामाजिक ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, किस क्रम में भाववाचक संज्ञा तद्धित प्रत्यय नहीं है, मतलब भाववाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है। तो देखते हैं, एकांतर, न्यायिक, फिरौती, मधुरिमा। देखो वो भाव है, भाव है, भाव है भाई, मधुरिमा भाव, फिरौती भाव, एकांतर भाव, ये क्या है। देखिए न्यायिक शब्द क्या हो गया, विशेषण हो जाता है, बात ही खत्म हो जाती है। इसका उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं, बनेला शब्द में प्रत्यय कौन सा है, आ, ला, एला, ऐला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां आपको कंफ्यूजन होती, क्योंकि बहुत जनों को कंफ्यूजन होता है कि भाई एला करें या एला करें, ये आप जानते हैं। लेकिन आपको देखना क्या है, आपको देखना है एक मात्रा है या फिर 2 मात्रा है। 2 मात्रा है, इसका मतलब कौन सा करोगे, ऐला करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं फटाफट, किस क्रमांक में सार्वनामिक विशेषण। ये जब भी सार्वनामिक आता है तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूं, क्योंकि ये व्याकरण के टॉपिक मुझे इतने अच्छे हैं कि मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा पेपर आए बट्टे में से बट्टा भी सही कर सके। ऊंची दुकान, फीका पकवान, ये पूछ रहा है
किसमें है? मेरा मित्र उस घर में रहता है, मुट्ठी भर दाने के लिए भिखारी दौड़ा, जो परिश्रम करेगा सो सफल होगा। फटाफट उत्तर दीजिए इसका। आपने उत्तर दे दिया होगा, इसका उत्तर होगा ये, मेरा मित्र उस घर में रहता है। सर कैसे होगा? आप देख लीजिए, सार्वनामिक का मतलब क्या होता है? जो वह सर्वनाम जो संज्ञा से ठीक पहले आके उसकी विशेषता बताता है। तो यहां पर मेरा मित्र ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो सर ये तो संबंध कारक हुआ, वो कारक टॉपिक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? विशेषण। विशेषण में कौन सा होगा? मेरा मित्र उस घर में रहता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आगे बढ़ गाविते आगे बढ़ वागिते बड़ी है आगे पेट की में बड़वागी शब्द निम्नांकित में से किस एक के लिए प्रयुक्त हुआ है? इसमें सही का चयन कीजिए। बड़वा कौन सी है? ये काया की अग्नि है, मंद अग्नि है, पेट की भूख है, या फिर समुद्र में लगने वाली आग है? आगे बढ़ वागिते बड़ी है आगे, तो बताइए शब्द निम्नांकित में से किस एक के लिए प्रयुक्त हुआ है? आप कंफ्यूजन कहां हो गए बता देता हूं, आप कंफ्यूजन हो गए इन दो में, मैं गारंटेड बोल रहा हूं, क्योंकि ये पंक्ति आ गई ना, और हमारा सिस्टम है कि हम थोड़ा सा पेपर टफ आ जाता है ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है बड़वाग्नि किसे कहते हैं, और बड़वाग्नि क्या होती है? समुद्र में लगने वाली आग होती है। क्योंकि पेट वाली आग तो क्या होती है? जठराग्नि होती है, जठराग्नि। या अब ये भी एक गड़बड़ है, जठराग्नि होती है, जठराग्नि होती है। बस आप बताओ देखिए क्या कौन सी होती है, ये भी कंफ्यूजन है आप लोगों के। जंगल की आग के लिए कौन सा शब्द है? दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि। ये लो उत्तर आ गया। ये तो गलत लिखा हुआ है, बाकी होना क्या चाहिए? जठराग्नि। ठीक है, खैर इसका उत्तर क्या होगा? जंगल की आग होती है दावानल। क्या होती है? दावानल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वह प्रातः उठकर स्नान करता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण ढूंढ के बताओ जल्दी से मुझे। वह प्रातः उठकर स्नान करता है, यह प्रश्न मैंने बहुत बार देखा और अक्सर स्टूडेंट गलत कर देते हैं। देखो इसमें क्रिया विशेषण पूछा है, तो क्रिया क्या है? स्नान करना। स्नान करने की विशेषता क्या है? उठकर। तो इसमें क्या होगा? ये। हम लोग क्या दिमाग में रखते हैं कि साहब क्रिया विशेषण तो वही होते हैं, वो कालवाचक, स्थानवाचक। अरे भाई साहब, तो उसमें हम ये गलती से करते नहीं, ये क्रिया विशेषण उठकर ही है। क्रिया और उठने की विशेषता क्या है? वो प्रातः उठता है। उठने की विशेषता क्या है? वो प्रातः उठता है। लेकिन हम यहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। हां, एक मैं और चीज बता दूं, हालांकि लेट हो रही है, कोई बात नहीं। एक बात मैं भाववाच्य और कर्मवाच्य के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए अक्सर स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि सर असमर्थता का भाव जो है, किसका भाव है? मैं ध्यान से देखना, असमर्थता का भाव तो होगा, तो क्या होगा? आप इसमें, और आप पढ़ते क्या हो कि सर असमर्थता का भाव जो होता है वो सर किसमें होता है? भाववाच्य में होता है। हम सर नवीन हिंदी व्याकरण में लिखा हुआ है, फलानी किताब के अंदर लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है बिल्कुल। लेकिन एक बात सुनो, मैंने आपको क्या कहा है? मैं दो वाक्य लिखता हूं, ध्यान से देखना। मैंने लिखा उससे फल खाया नहीं गया, ये वाक्य। और मैंने एक लिख दिया उससे चला नहीं जाता। ये दो वाक्य मैंने आपके सामने लिख दिए। अरे दोस्तों, अब एक बात सोच के देखो, इस ऊपर वाले वाक्य में क्या मौजूद है? ये कर्म मौजूद है, नीचे वाले में कर्म नहीं है। दोनों में ही असमर्थता है, लेकिन ऊपर वाले में कर्म मौजूद है। मैंने आपको स्पष्ट बोल रखा है, ऐसी कंडीशन पे जब आप थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो तो याद रखो कर्मवाच्य है, इसका मतलब सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया। और अगर अकर्मक क्रिया है तो कौन सा है? वो है भाववाच्य। तो आप सीधा क्रिया ढूंढ लो ना कि इसमें सकर्मक है या अकर्मक है। अगर सकर्मक है, कर्म मौजूद है, तो भले ही उसमें असमर्थता है, वो जाएगा किसमें? कर्मवाच्य में जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कर्मवाच्य। और इसमें क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। आपको क्रिया पहचाननी है, मैंने ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर रखी है, फिर भी मुझे क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं, कई बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। आगे चलते हैं, तो इसमें उठकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, चौबे गए छब्बे बनने दूबे बनकर आए, हानि के बदले लाभ या लाभ के बदले हानि, पाखंडता मूर्खता। तो बिल्कुल गए थे छब्बे बनने लाभ के लिए, लेकिन हो गई क्या? हानि। तो लाभ के बदले हानि। वो हमने उस दिन एक लोकोक्ति और पढ़ी थी ना कि पूत लेने गई कसम गवा के आई, इस तरह से कुछ पढ़ा था ना हमने। तेली के बेल होना, तेली रो बेल कहीं खास हुआ है, तेली का बेल होना। बताओ देखिए किसका? बहुत बढ़िया है ना। तो तेली रो बेल हुआ नहीं, वो दिन भर घाणी ओढ़े दौड़े घूमबो करे, यानी बुरी तरह से काम में लगे रहना, दिन भर काम में लगे रहे। कौन सा शब्द तद्भव है? व्याकरण, स्त्री, गौतम, हाथी। तो बिल्कुल आप इसमें तद्भव शब्द पहचानिए, कौन सा तद्भव है? तो तद्भव कौन सा है? हाथी। कौन सा तद्भव है? हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, वन में हिरण
वन में हिरण दौड़ रहे थे। कौन दौड़ रहे हो? हिरण। वाक्य में गहरा काला शब्द तत्सम रूप है, यानी हिरण का तत्सम रूप क्या होगा? हरण्य, हरिण, धावक, चीतक। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरिण। क्या हो जाएगा? हरिण। ठीक है ना। अब आप इसमें कैसे नहीं सर इसका तो मृग होगा वगैरह, नहीं, हिरण और हरिण, समझ के, तत्सम तद्भव का खेल है सारा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है? प्यार, भय, क्रोध, प्रार्थना, इसमें से एक ऐसा शब्द है जो दोनों रूपों में प्रयुक्त होता है। उस शब्द को बताओ देखें, वो क्या है? बताओ देखें। तो वो शब्द है प्रार्थना। ठीक है ना, प्रार्थना शब्द है। उसके बाद आप देखेंगे उचित से अगर कम मूल्य आंका, भाई उचित मूल्य है, उससे भी कम मूल्य किसी ने आंकना या लगाना होता है, उसे क्या बोलते हैं? मूल्यांकन, अधिमूल्यन, अवमूल्यन या अवमूर्तन। तो इसका उत्तर होगा देखो अवमूल्य। क्या होगा? अवमूल्य, यानी उचित से कम मूल्य आंकना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने उस दिन गलत बता दिया था, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। ये क्या आया है? निसंकोच। तो इसमें क्या है? निस उपसर्ग है और दूसरा उपसर्ग कौन सा है? सम उपसर्ग है। तो इसका उत्तर ये था और मैंने जल्दी से आपको ये बता दिया था, उस दिन मेरे से ये गलती हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अनावृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ये बहुत बार आ चुका है। अनावृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनावृत का विलोम शब्द होता है, क्या होता है? वो होता है आवृत। क्या होता है? आवृत। ठीक है। आगे देखिए, एंटीसेप्ट्रिबेल क्या होती है? एंटीसेप्ट्रिबेल आपने पिक्चरों के अंदर ये जो है वो सुना होगा, ये शब्द सुना होगा, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई एंटीसेप्ट्रिबेल जो क्या होती है? अनुमानित जमानत, अग्रिम गिरफ्तारी, अग्रिम जमानत क्या होती है? तो ये इसका मतलब तो होता है अग्रिम। अग्रिम। अब बेल मतलब जमानत होती है, गिरफ्तारी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सो है? घृत, छाछ, दूध, मड़ई, यानी घी, छाछ, दूध, मड़ई विदेशी किसो है? तो विदेशी देखो, घी आपनो अठेरो है, छाछ अठे है, दूध अठे, अब मड़ई शब्द नहीं, वो है विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समिति शब्द अगर बहुवचन बना सा तो कहीं उसी जो इकारांत शब्द है बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, समितियां होगा, नहीं समितियां नहीं होगा, समिति नहीं होगा, क्या हो जाएगा? समितियां हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं दवाई होता है ई बड़ा इकारत, तो इसमें ई जो होती है छोटी हो जाती है, इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखना। ऐसे ही आपने एक नोटिस किया होगा, जैसे चिड़िया शब्द है, क्या शब्द है? चिड़िया शब्द है। जैसे बिटिया शब्द है, ठीक है, जैसे डिबिया शब्द है, ये जो शब्द होते हैं इनको अगर बहुवचन बनाते हैं तो क्या करते हैं? आप जानते हैं कि क्या करते हैं? यहां बिंदी लगा देते हैं, समझ गए आप बात, और बहुवचन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये नवीन हिंदी व्याकरण जितना दिया हुआ ना उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा आपको। ठीक है। कौन सा शब्द एक वचन बहुवचन दोनों में काम आता है उसको जरूर देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा वचन की दृष्टि से सही नहीं है? तिथि, तिथियां, लिपि, लिपियां, बाल, बालें, बहु, बहुएं। तो आप जानते हैं कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो आप इसका उत्तर दें, फटाफट दें। तो आप थोड़ा सा नोटिस करें, ये बहुएं इस तरह होना चाहिए तब जाके सही होगा, क्योंकि बहुवचन से हो रहा है तो बहुएं हो जाएगा, लेकिन ये एकदम अशुद्ध है। क्या है? बाल का बालें नहीं होगा, बालों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम से फल, हाँ ये देखिए, रमा से फल अब खाया नहीं जा रहा, तो आप मुझे बताओ क्या यहां असमर्थता नहीं है? क्या बोला सर? असमर्थता है। अगर असमर्थता है तो कुछ बच्चे भाववाच्य कर देते हैं। अरे भाववाच्य में याद रखना, आपको असमर्थता है ना, फिर आप क्या देखो कि वहां सकर्मक क्रिया है या वहां अकर्मक क्रिया है, इसको पहचानो। अगर अकर्मक है तो भाव, अगर सकर्मक है तो कर्म, बस खेल खत्म। तो आप समझिए इसमें क्या है? फल, कर्म मौजूद है, ये लीजिए कर्म वाच्य। क्या है? कर्म वाच्य, कंफ्यूज होना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने रात में कहानी लिखी, वाक्य से संबंध वाच्य बताओ। तो यहां मैंने, ने आया है, ध्यान रखें भाव और कर्म दोनों में ने नहीं आता है। सिंपल सा वाक्य है, किसमें आएगा? कर्तृवाच्य में आएगा। ना पीछे जाना क्रिया भी नहीं थी। बच्चे शरारत कर चुके थे, वाक्य से संबंध वाच्य बताइए। बच्चे हैं, शरारत कर चुके थे, ना तो पीछे जाना क्रिया है और न ही यहां कर्ता के साथ से या द्वारा है, तो यह भी किसमें आ जाएगा? कर्तृवाच्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह वही भारत है देश, यह वही भारत देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह वही भारत देश है जिससे सोने की चिड़िया कहा जाता था। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएगा, क्योंकि जो जिसे से आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थायी नहीं होती है, किस प्रकार का वाक्य? सरल, संयुक्त, मिश्र, किसमें आएगा? कोई इसमें कनेक्टिव वर्ड वगैरह नहीं है, ये सरल वाक्य में आएगा। किसमें आएगा? सरल वाक्य में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वह कई दिनों से गायब है। चारों भाइयों का नाम बताओ। मैंने तो अपने हस्ताक्षर कर दिए। किसी गाय का बच्चा
बीमार है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है और इसका उत्तर आपको देना है, क्योंकि वाक्य शुद्धि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत मेन रोल जो है वो अदा करता है। बताओ देखें 94 में, जल्दी से इसके उत्तर एकदम सही देने हैं। इसमें भी तरीका मेरा वाला निकालना कि आप एक एक को निकालो कि गलत कौन सा है, उसको बाहर निकालते जाओ, अपने आप सही मिल जाएगा। तो देखिए, वह कई दिनों से गायब है, वह कई दिनों से गायब है, चारों भाइयों, तो यहां ये गलती निकल गई, किसी गाय का बच्चा, ये यहां निकल गई, ठीक है। अब बात इसमें और इसमें, वह कई दिनों से गायब है, गायब है या हम यूं कहते हैं कि लापता है, ठीक है, सही, मैंने तो अपने हस्ताक्षर कर दिए, बात खत्म, ये है, ठीक है। एक सेकंड में प्रश्न, कई बार मैं भी है ना ज्यादा कर देता हूं, हाँ ठीक है भाई, आज सही उत्तर बताया है। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, किस तरह की अशुद्धि है? महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, ये पुनरुक्ति की अशुद्धि है, पदक्रम की संबंध अशुद्धि है, वाच्य प्रयोग की अशुद्धि है, या संयुक्त क्रिया की अशुद्धि है? ये किस प्रकार की अशुद्धि आएगी बताओ देखें। तो आप इसमें यूं नहीं देख सकते कि यहां आना चाहिए कि देश महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा, तो ये कैसी अशुद्धि होगी? पदक्रम संबंधी अशुद्धि होगी। नेक्स्ट, आंख का नीर ढल जाना का अर्थ क्या है? आंख का नीर ढल जाना का अर्थ क्या है? मरते समय आंसू बहना। आंख का नीर ढल जाना का अर्थ क्या है? मरते समय आंसू बहना, निर्लज हो जाना, निरुत्साहित होना या निष्प्रभ होना। आंख रो पानी मर गयो थारो, तो मतलब कहीं हो गयो निर्लज जवन जिगन के आंख रो पानी ही मर जानो, यही समझ होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किस क्रम में अशुद्ध वाक्य है? कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है, ठीक है, मैंने इस काम में बड़ी भूल की, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। देखो हत्या नहीं होती, यहां क्या होता है? वध होता है। क्या होता है? वध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पत्र या प्रश्नादि, क्या टाइम हो गया? बस 20 मिनट और बचे हैं, ठीक है। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला वो व्यक्ति कौन सा होता है? बताओ देखें 98 नंबर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, है ना। ओ है तो वास्तव में प्रश्न पत्र या प्रश्नादि उत्तर की अपेक्षा करने वाला कौन होता है? तो वो होता है उत्तरापेक्षी, जो उत्तर की अपेक्षा करता है वो होता है उत्तरापेक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अघोष महाप्राण है? मैं फिर बता देता हूं, सघोष, सघोष को याद करने का, सघोषा, सघोषा कौन से होते हैं? तो वो होते हैं तीचो, पांत, ह, स्वरा, सघोषा, ये होते हैं सघोष, याद कर लेना। यानी हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, और पांत यानी अंतस्थ, किसा हुआ है? अंतस्थ, और ह ये सारे, और स्वर, ये सघोष होते हैं, ठीक है। अब अघोष की बात करते हैं, तो अघोष में बचे कौन से? बच गया पहला, दूसरा, श, स और श, ये तीनों बच गए। बात करते हैं अल्प प्राण की। अल्प प्राण पूछे तो 135, ठीक है, अंतः, स्वरा, अल्प प्राण, यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ और स्वर अल्प प्राण है। तो पूछ लिया जाए महाप्राण कौन से हैं? तो महाप्राण है द्विचय, ऊष्म महाप्राण है, यानी हर वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन जो है महाप्राण है। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है अघोष महाप्राण दोनों बताओ, यानी अघोष में पहला दूसरा आएगा, तो यहां त थ द, ठीक है, पहला दूसरा आएगा ना अघोष में, ठीक है। तो पहला दूसरा देखो, तो ये है दूसरा, ठीक है। अब बात करते हैं महाप्राण। महाप्राण में क्या है? ये रहा दूसरा, द्विचय, तो ये रहा उत्तर, बस खत्म कहानी। चारों ट्रिक आनी चाहिए आपको। जहां वक्ता की मानसिक अभिवृत्ति का पता चले, जहां वक्ता की मानसिक अभिवृत्ति का पता चले कि वक्ता उस कार्य को अवश्य करेगा, उस वक्ता उस कार्य को अवश्य करेगा, वहां किस प्रकार की जो वृत्ति है वो होती है। तो अगर मतलब पक्का वो काम करेगा, ये क्या वृत्ति होती है? ये निश्चयार्थ या भविष्य वृत्ति होती है। कौन सी होती है? निश्चयार्थ या भविष्यवृत्ति होती है। वे सभी चल दिए होंगे, वाक्य किस वृत्ति का? संदेह, संकेत, अज्ञार्थ या निश्चयार्थ? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया आपके पास। तो ये होंगे, होंगे इसका मतलब क्या है? संदेह है, तो क्या होगा? संदेहार्थक वृत्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झनकृत का विलोम शब्द क्या होगा? निस्तब्ध, हलचल, ठीक है, विलोम पूछ रहा है, नहीं होगा। कंपन नहीं होगा, गूंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? निस्तब्ध। 102 में क्या हो जाएगा? निस्तब्ध ही होगा इसका उत्तर, क्योंकि बाकी तीन तो कहीं नहीं इसके पर्याय में चले जाएंगे। नेक्स्ट, गरल और डैश 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 की मित्रता कैसी? हलाहल, जहर, अमृत, सुधा। तो बिल्कुल अब ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया। गरल, गरल यानी जहर होता है, और किसकी मित्रता कैसी? बताओ देखें। तो यहां पे अब आप कहीं ना कहीं अमृत की ओर जाओगे, सर ये दोनों ऑप्शन भी सही हो रहे हैं,
बिल्कुल बात तो सही है, ये अमृत नहीं देना चाहिए था। बाकी गरल और सुधा अपोजिट रहते हैं, अमृत और जहर अपोजिट रहते हैं, ठीक है। तो गरल और सुधा की जो है वो दोस्ती कैसी। किस वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है? सिंपल सा क्वेश्चन है, विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। बुद्ध ने घर घर जाकर उपदेश दिए, उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं, विराम चिन्हों का प्रयोग सही नहीं हुआ है। पिता पुत्र में झगड़ा हो गया, तो देखिए उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ है भी या नहीं, तो ये विराम चिन्ह का प्रयोग इसमें गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? पुरुषवाची समझ रहे हो ना, पुरुषवाची। आप कुछ जो ये है, तो देखो ये पुरुषवाची नहीं है, इधर ये पुरुषवाची नहीं है, और इधर ये पुरुषवाची नहीं है। यहां पर ये चारों के चारों क्या है? पुरुषवाची हैं। पुरुषवाची है कि 105 में बताओ। देखिए मैंने सही बताया कि उत्तर ये गलत बताया? बिल्कुल सही बताया, क्योंकि अन्य पुरुष में आते हैं। नेक्स्ट, संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा? चालू, हंसोड़, भुलक्कड़ या लखनवी। संज्ञा से बना हुआ विशेषण, संज्ञा, तो संज्ञा देखो ये चलना, हंसना, भूलना, ये संज्ञा से बना हुआ विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। आप जो करो सो थोड़ा है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो जैसी करनी वैसी भरी। ये कह रहा है संबंधवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है, तो देखो यहां पर ये रहा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसमें संबंधवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पूर्वकालिक, मोहन पत्र लिखता रहा, मेघा भोजन कर रही है, चिड़िया दाना चुग रही है, अंकिता खेल कर पढ़ने लगी। तो बिल्कुल इसमें पूर्वकालिक, आप जानते हैं मुख्य क्रिया से पहले ठीक कोई कार्य होता है, तो वहां क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? कवियत्री, कवियत्री, कविनी, कवियत्री। तो इसमें से एक सही है, बाकी 3 गलत है, और इसका सही उत्तर क्या होगा? कवयित्री होगा। क्या होगा? कवयित्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में वचन कितने होते हैं? मैंने 50 बार बता दिया कि हमारे हिंदी में लिंग और वचन कितने होते हैं। तो आप देखिए वचन 2 होते हैं, लिंग भी 2 होते हैं। नपुंसक लिंग द्विवचन हिंदी में नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, इन शब्दों में अव्ययी शब्द बताइए। परंतु, दुधारू, पंजाबी या चल, कौन सा है अव्यय शब्द? तो देखिए ये तीनों ही अव्यय शब्द नहीं है, अव्यय शब्द ये है, और कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। तो संप्रदान का मतलब क्या होता है? को के लिए। क्या होता है? को और के लिए। और ये बात कहां आ रही है? राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द का संधि विशेष सही नहीं है? सत धर्म, सतधर्म, सत नारी, सतनारी, महाउदय, महोदय, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। ये क्या पूछ रहा है? सही नहीं है। तो बताइए, सतधर्म, सतनारी, महोदय, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु। तो बिल्कुल आपको मिल गया होगा, ये गलत है। क्यों होगा? क्योंकि इसका क्या बनेगा? सन्नारी बनेगा। क्या बनेगा? सन्नारी बनेगा। जैसे इसमें ऐसे और शब्द होते हैं, अपधनमय, तो क्या बनता है? अम्मय। क्या बनता है? अम्मय। इसी प्रकार से शब्द बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द की संधि सही है पूछ रहा है? राम प्लस ईस रमेश होता है क्या? नहीं, रमेश नहीं होता, रमा प्लस ईस होता है। उत्तर प्लस अयन, उत्तरायण। ध्वनि प्लस अर्थ, ध्वन्यार्थ। पितृ प्लस आज्ञा, पितृ। ये पूछ रहा है, सही है, तो सही ये रहा, पित्राज्ञा जो है वो सही है, बाकी गलत है। ध्वन्यर्थ, ये क्या होगा? ध्वन्यर्थ होगा, ये उत्तरायण होगा, और ये राम प्लस नहीं, रमा प्लस ईस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है? महापुरुष, महान तथा पुरुष। तो ये नहीं, महान है जो पुरुष होगा। सत्याग्रह का नहीं होता, सत्य के लिए आग्रह होता है। क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। वनवास, वन में वास होता है, ठीक है। तो सही कौन सा है? ये सही है, 115 में सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभाषा और सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा, दोनों का भाषा का वैज्ञानिक अगर विश्लेषण आपको प्रस्तुत करना है, तो फिर आप जो है वो उसके लिए, मतलब दोनों भाषा का वैज्ञानिक प्रस्तुत करना है, इसका मतलब तुलनात्मक होगा। तो बताओ, देखिए प्रभावी विधि कौन सी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उत्तर सही देना। मैंने आपको शब्द बोल दिया, मैंने बोलकर आपको उसका उत्तर बता दिया। तुलनात्मक विधि जो होती है वो व्यतिरेकी विधि होती है। कौन सी विधि होती है? व्यतिरेकी विधि। वह विधि जिसमें व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने की जगह भाषाई कौशलों का अर्जन, जो भाषाई कौशल है उनका अर्जन और अभ्यास अधिक उपयोगी माना जाता है। तो ये विशेषता भी वही है। अब ये क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड हैं, व्यतिरेकी विधि है। नेक्स्ट, कौन सी विधि द्वितीय भाषा सीखने के लिए प्रयुक्त होती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बताएं। देखिए, ये भी
द्वितीय भाषा सीखने की सर्वोत्तम विधि भी व्यतिरेक की विधि है, क्योंकि आज एक ही विधि के क्वेश्चन जो है पहले आए हुए थे, वो तीनों मैंने कॉपी पेस्ट किए हैं। भोलानाथ तिवारी ने किस विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि, ये क्वेश्चन कॉमन है लेकिन ये बेकार नहीं है। भोलानाथ तिवारी ने किस विधि को द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि माना है? ये भी उत्तर क्या है? व्यतिरेकी विधि है। अब आपके व्यतिरेकी का कोई प्रश्न आ जाएगा ना, गलत नहीं होगा। अब वापस नए क्वेश्चन। निम्न में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता? तो देखिए ये पूछ रहा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य ये रहा, मैं पढ़ता हूं और वह गाता है, ये ला संयुक्त वाक्य। ये कौन सा है? ये मिश्र वाक्य में आएगा। ये कौन सा है? ये सरल वाक्य में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। नेक्स्ट, कौन सा विकल्प सुमेलित है? समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, संकेतार्थक वाक्य है क्या? ये हो सकता है वह आज शाम के लिए, शाम को है। इच्छा बोधक है क्या? इच्छा ऐसी होती है क्या? दुष्ट तुझे धिक्कार है, ये विस्मयादि बोधक है क्या? मेरे मां का कहना नहीं माना। बताओ देखिए इसमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? तो देखिए ये तो एकदम सही है, ये भी एकदम सही है भाई, नहीं माना। ठीक है, और समय पर भोजन करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया? यदि समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ, ये भी सही है। लेकिन ये इच्छा नहीं है, ये इच्छा नहीं है, ये तो एक तरह से संदेह हो गया, संभावना हो गया। किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब आपको तद्धित और इसमें कृत प्रत्यय में पता होना चाहिए कि कृत प्रत्यय का भेद नहीं है। कौन सा भेद नहीं है बताओ देखें? कृत प्रत्यय का भाववाचक, संबंधवाचक, क्रियावाचक या कर्मवाचक, कौन सा भेद नहीं है? तो देखो कृत प्रत्यय में कभी संबंधवाचक नहीं आते, ये तद्धित में आते हैं संबंधवाचक, जो ममेरा, चचेरा वगैरह होता है ना वो शब्द। उपनिषद शब्द में अगर एक प्रत्यय जोड़ोगे तो कौन सा शब्द बनेगा? औपनिषदिक, उपनिषदिक, औपनिषद या औपनिषदिक। मात्रा छोटी नहीं होती, बड़ी नहीं होती, छोटी होती है, औपनिषदिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा भर उपसर्ग से नहीं बना है? भारोपीय, भरपूर, भरसक, भरपेट। तो ये प्रश्न भी 5-7 क्वेश्चन, तो इतने क्वेश्चन करवा दिए, 3000 से ऊपर चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो आप समझ से कि कुछ क्वेश्चन घूम फिर के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, गए थे रोजा छुड़ाने, गले पड़ी नमाज, इसका अर्थ क्या है? 125 नंबर। तो इसका अर्थ है कि उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। गए थे रोजा छुड़ाने और गले पड़ी नमाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनीक, सैनिक, अरि, अतनु। बताइए देखिए, तो ये प्रश्न भी एक दिन आया था और इसका क्या होगा पर्यायवाची शब्द? अनीक। क्या है? अनीक। निदानात्मक परीक्षण के प्रश्न पत्र के प्रश्न, ये नया प्रश्न है, ये पहले नहीं आया हुआ है, 1-2 प्रश्न ही रिपीट हुए हैं बीच में। तो बताओ देखें, ये निदानात्मक जो परीक्षण होता है, इसमें प्रश्न पत्र के प्रश्न जो होता है वो किसके, मतलब कौन किसके लिए होते हैं? स्वयं छात्र, है ना, इसके प्रश्न जो होते हैं स्वयं छात्र के लिए। नेक्स्ट, प्रत्यय के संदर्भ में असुमेलित विकल्प छांटिए। दाम्पत्य क्या भाववाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित है? संपोला उन्नतवाचक है क्या? ननिहाल संबंध है क्या? पर की विशेषण तद्धित प्रत्यय ईय से निर्मित है क्या? ये पूछ रहा है असुमेलित, असुमेलित पूछ रहा है। अब असुमेलित वाले थोड़े से प्रश्न टफ हो जाते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बताओ देखें कौन सा होगा? बताओ बताओ जल्दी बताओ। देखो, दाम्पत्य, संपोला, ननिहाल, तो इसमें आप कौन सा? ये पहले भी आया हुआ प्रश्न है, ये प्रश्न जो है वो रिपीटेड प्रश्न है। इसका उत्तर क्या दाम्पत्य होगा? क्या भाववाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित दंपत्ति में तो है। सांप उन्नता है, नानी और आल प्रत्यय संबंधवाचक है, परकीय विशेषणवाचक जो है तद्धितांत प्रत्यय। क्या ये सही है? क्या ये सही आपको लग रहा है? क्या बस इसका उत्तर बता दो, या इसमें चारों के चारों सही है? कमेंट बॉक्स में कम से कम एक कमेंट तो करने की आदत डालो। गलती होने पे अगर कर सकते हो तो कुछ कई बार ऐसे प्रश्न आपसे पूछते हैं ना, उसका भी, और ये पहले मैंने बताया हुआ प्रश्न है, थोड़ा सा जरूर कमेंट करें। तर और तरु, ये भी आया हुआ है पहले। तर मतलब क्या होता है? तरु मतलब क्या होता है? तर और तरु, तर मतलब भीगा, तरु मतलब पेड़। ठीक है, मैं आपको बता दूं कल और परसों वाले पेपर थोड़े से लेवल के पेपर हैं, ये भी आज के लेवल का है। आज के हिंदी में थोड़े से क्वेश्चन मैंने रिपीट किए हैं, कल वाले बहुत बढ़िया प्रश्न पत्र तैयार किया है, और उससे अगला प्रश्न पत्र भी बहुत बढ़िया तैयार है, जरूर देखना। और स्पीड से करवाऊंगा मैं, ज्यादा समय नष्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट, कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? और मैं बता दूं कल और परसों वाले पेपर में हिंदी भी थोड़ी सी आपको डिफरेंट मिलेगी, और पैराग्राफ है। अब की बार, अब तक आपको गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न नहीं करवाए ना, अब की बार मैंने अगले 2 पेपरों में मैंने गद्यांश पद्यांश को भी शामिल कर लिया है। कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ का विलोम होगा ज्येष्ठ। क्या होगा? ज्येष्ठ।
नेक्स्ट है सही विलोम शब्द चुनिए, उद्दत, विनित, प्रदत्त, कठोर। बताओ देखें, टाइम तो हो गया, टाइम तो हो चुका है। तो इसका क्या अर्थ होगा, सही विलोम शब्द उद्धृत का होगा विनित। क्या होगा, विनित। बस 20 क्वेश्चन और हैं, लेकिन देखिए मैं बता दूं आपको ताकि क्लास देखो तो पता चले 8:54 हो चुके हैं। कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। महेश स्कूल से आ रहा है, अखबार पढ़े जाते हैं, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। इसमें से एक कर्तृवाच्य नहीं है। जल्दी से बताओ, दे दिया उत्तर? ओके, आपने एकदम सही दिया है, अखबार पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट, सर कौन सा था, कर्मवाच्य था। मेरे द्वारा अखबार पढ़े जाते हैं, कर्मवाच्य था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है, कृदंत से। रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। तो इसमें से एक कृत प्रत्यय है, कृदंत है, बताओ वो कौन सा है, कृदंत कौन सा होगा, बिकाऊ होगा कि नहीं होगा। ये अच्छे प्रश्न होते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न जो होते हैं वास्तव में अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो किस क्रम में विराम चिन्ह का ठीक प्रयोग नहीं हुआ है, क्या हुआ है, ठीक प्रयोग नहीं हुआ है। जी हाँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कंप्यूटर आज के, देखो एक बात बताता हूं, आप अक्सर याद रखना अशुद्ध संशोधन वगैरह में कई जगह क्या होता है, जी हाँ के जगह इस प्रकार लगा होता है। याद रखें, इस प्रकार जब होता है ना तो वहां पे कभी विस्मयादिबोधक नहीं आता, क्या आता है, कोमा ही आती है। तो ये कोमा वाला सही माना जाता है, ठीक है। यहां पे ठीक प्रयोग नहीं हुआ है तो यहां कोमा नहीं आएगी, यहां क्या आएगा, विराम चिन्ह आएगा। इसका उत्तर ये होगा। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, कलई खुलना। कलई खुलने का मतलब क्या होता है, रहस्य प्रकट हो जाना, कली का खिलकर फूल जाना, बर्तन की कलई उतर जाना, कपड़े की सिलाई खुल जाना। तो इसका उत्तर होगा, मुहावरे का भावार्थ है रहस्य प्रकट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है। अब आ गई थोड़ी सी मनोविज्ञान। संप्रत्य उपलब्धि प्रतिमान के प्रवर्तक का नाम बताओ, देखें कौन है, बताओ। तो वो हैं ब्रूनर। कौन है, ब्रूनर। कौन है, ब्रूनर। कौन है, ब्रूनर। कौन सा कारक प्रभावी कक्षा शिक्षण में विचाराधीन नहीं होता, तो वो बताइए। मतलब प्रभावी शिक्षण है ना, उसमें विचाराधीन नहीं होता। तो पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक बोलते हैं, क्या पुनर्वलन बोलते हैं, पृष्ठ पोषण, शिक्षण कार्यनीति व दक्षताएं, संप्रेक्षण व स्पष्टता का सिद्धांत सब होता है, लेकिन तकनीकी कमी जो है उस पर विचाराधीन, वो कक्षा शिक्षण में विचाराधीन नहीं होता है। नेक्स्ट, शिक्षण का जो सत्तावादी जो स्तर केंद्रित है वो क्या है, शिक्षण का सत्तावादी जो स्तर केंद्रित है वो किसमें है, तो वो है, सत्तावादी शब्द आते ही क्या है, शिक्षक केंद्रित हो जाता है। क्या हो जाता है, शिक्षक केंद्रित हो जाता है। और ये जो है न्यूपा मुख्य रूप से संबंधित है। ये एक बहुत बढ़िया प्रश्न है कि ये संगठन है या योजना, बस यही कंफ्यूजन होगा। पर्यवेक्षण है, संगठन है, योजना है या मूल्यांकन है, चारों ही बढ़िया है, लेकिन ये है क्या, ये एक योजना है। क्या है ये, देखो ये शब्द आ रहा है ना, पी यानी प्लानिंग। क्या है, पी यानी प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या होता है, योजना। प्लानिंग मतलब क्या होता है, योजना। यशपाल समिति रिपोर्ट जो 1993 है उसका विषय क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा प्रश्न है। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय क्या है, शिक्षक शिक्षा में आईसीटी, बिना बोझ के सीखना, प्रसारण के माध्यम से सीखना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको सीधा पता है, बिना बोझ के सीखना। बिना बोझ के सीखना। मैजिक लैंटर्न में प्रयुक्त होती है, क्या प्रयुक्त होती है मैजिक लैंटर्न में, एक दिन मैंने बताया था, ये प्रश्न भी पहले आया हुआ है। वो होती है कांच की पारदर्शक स्लाइड, पारदर्शक स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान है ना, एसएसए का एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है, ये एसएसए क्या प्राप्त करना चाहता है, सार्वभौमिक साक्षरता, सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा, या सार्वभौमिक जो है वो प्राथमिक शिक्षा। तो बताओ देखें क्या चाहता है ये एसएसए सर्व शिक्षा अभियान का मतलब है कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, एसएसए मतलब सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। बस याद रख लो, ये याद ही रखने पड़ेंगे। एसएसए किस वर्ष शुरू किया गया था, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो वो है एसएसए जो है 2001। ये सही बता रहा हूं क्या मैं, क्या गुरुजी कौन बता रहे सही, लेकिन ये सही है, याद रखना। एसएसए किस वर्ष, 2001। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थापित है। अब कितने सैनिक स्कूल है ये आपको खुद को ढूंढ के लाना है, कल मैं प्रश्न भी लाऊंगा। 7 अगस्त 1961, 7 अगस्त 1961। बस 6 प्रश्न और है। निम्नलिखित में से किसने पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था, कौन सी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद। बुनियादी शब्द आ गया, मैं कहता हूं ये गलत होना ही नहीं चाहिए, गारंटेड बोल रहा हूं। तो और ये है बुनियादी का मतलब महात्मा गांधी है, बुनियादी का मतलब भी क्या है, महात्मा गांधी। EEPROM का पूरा नाम, एक आदि फुल फॉर्म आपसे जरूर पूछी जाएगी, याद रखना, ठीक है। पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बताइए।
EEPROM। तो देखिए EE इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यहां पर भी दोनों जगह इलेक्ट्रिकली इरेजेबल है। PR प्रोग्रामेबल रीड, प्रोग्रामेबल रीड, और OM ओनली मेमोरी। याद रखना, मैंने बीच में 2-3 बार आपको फुल फॉर्म बता दी है, और आपको एक और बता दूं, कई बार ये ऑफ और फ्रॉम इसमें उलझा देते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नागरिकों हेतु सरकारी सेवाओं की एकल पोर्टल पर उपलब्ध हेतु प्रयुक्त SSO को प्रयोग में लाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? 147, और वो प्रथम राज्य है, मतलब नागरिकों हेतु सरकारी सेवाओं की एकल पोर्टल पर उपलब्ध हेतु प्रयुक्त SSO को प्रयोग में लाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो भारत का प्रथम राज्य है राजस्थान। और 148, एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं चित्र बनाने के लिए किया जाता है, वो कौन है? तो उसको क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो है रेखाएं या चित्र बनाता है, रेखाएं या चित्र बनाता है, बताओ देखें क्या है? वो है लाइट पेन। क्या है? लाइट पेन। स्क्रीन, ये स्क्रीन तो है कंप्यूटर की, इस पर चित्र वगैरह बना सकता है, कौन सा? ये बना रहा है ना, वैसे ही, ठीक है, लाइट पेन। नेक्स्ट, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी, तीसरी बार ये प्रश्न आ रहा है, अब तो मत गलत करना रे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम ये किया गया था 2000, है ना, कुछ रिपीट आना जरूरी है, तभी तो फाइनल पेपर में रिपीट आएगा। ई बैंकिंग के संदर्भ में OTP का तात्पर्य क्या है? OTP, हर किसी के मोबाइल पे OTP आते हैं, और आप जानते हैं ये क्या होते हैं? वन टाइम पासवर्ड होते हैं। क्या होते हैं? वन टाइम पासवर्ड होते हैं। तो आज का पेपर बहुत जबरदस्त था। अगले पेपर में जो है राजस्थान जीके तो जबरदस्त होगा, करंट जीके की तो बात ही मत पूछो, लेकिन हिंदी भी स्तरीय होगी, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न, शब्द शक्ति के प्रश्न लेकर भी आपके सामने उपस्थित होऊंगा, और निश्चित रूप से इसी तरह से क्लास दूंगा, स्पीड से क्लास दूंगा, समय नष्ट नहीं करना है। तैयारी बहुत हो चुकी, अब प्रैक्टिस करनी है, और अगले 5-7 दिनों में आपका पढ़ने में मन कम लगेगा, इसीलिए हम यहां पर मिलेंगे और बढ़िया से बढ़िया एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि। फिक्स 9 बजे दोस्तों।